हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर सेकंड अपन ने शुरू कर रखा था क्लास 12th का। और उस चैप्टर सेकंड में अपन ने काफ़ी कुछ पोटेंशियल के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली थी। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी पोटेंशियल अपन ने ऑलमोस्ट पूरा देख लिया था। एक टॉपिक उसमें रह गया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो अपन देख लेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होता है कैपेसिटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निट के लिए, आईआईटी के लिए और 12th बोर्ड के लिए। पोटेंशियल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटेंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं ना वो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स इसके अंदर बनते हैं। क्लियर? अब देखो कैपेसिटेंस जो है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है, समझना इस चीज़ को। कैपेसिटेंस एक तरह से किसी भी कंडक्टर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी से क्या मतलब हुआ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरे पास में ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ये वाटर बॉटल हो गया। इसमें मैं मान लेता हूँ कि 100 ml जो है वो पानी आ सकता है। चलो 1 लीटर मान लेते हैं कि इसके अंदर जो पानी आ सकता है, वाटर जो ये स्टोर कर सकता है, वो कितना कर सकता है? 1 लीटर कर सकता है। यदि मैं इसको 1 लीटर से ज़्यादा पानी देने लग जाऊंगा तो क्या होगा? ये पानी लीक होना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको, इस बोतल के वाटर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो कितनी है? 1 लीटर है। समझ में आ रही चीज? 1 लीटर से ज़्यादा वाटर यदि दोगे तो वाटर जो लीक होना शुरू हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास में एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है मान लो, तो मेरे पास में कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही मैं इस कंडक्टर को चार्ज दूंगा तो चार्ज ये स्टोर करने लग जाएगा। ठीक है, चार्ज स्टोर करने लग जाएगा, मैं चार्ज देता जाऊंगा, स्टोर करता जाएगा, देता जाऊंगा, स्टोर करता जाएगा, देता जाऊंगा, स्टोर करता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें इसके चार्ज को स्टोर करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना ये स्टोर कर लेगा। उसके बाद में यदि मैं और चार्ज इसको दूंगा तो वो चार्ज का होने लग जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि एयर में आना या कोई भी सराउंडिंग मीडियम हो, सराउंडिंग मीडियम में आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही चीज? तो इस कंडक्टर के अंदर भी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा यदि मैं चार्ज इसको दे दूंगा तो वो चार्ज क्या हो जाएगा? फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे वाटर बॉटल से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया था, वैसे ही किसी भी कंडक्टर से भी चार्ज बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को ही नाम दिया जाता है उसकी कैपेसिटेंस। उस कैपेसिटी को ही नाम क्या दिया जाएगा? इसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, देन कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाय एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, उस स्टोर करने की कैपेसिटी को ही नाम दिया जाता है कैपेसिटेंस। टर्म समझ में आ गई कैपेसिटेंस क्या होती है? तो अब कैपेसिटेंस जो है मुझे निकालना ही है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो कितनी हो सकती है और कैपेसिटेंस जो है वो किस तरह से वेरी करती है। तो ये चीज़ें अपन को देखनी है। तो अब इसको समझो। जैसे मान लो मैंने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया स्फेरिकल कंडक्टर। इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस कुछ भी होगी, जैसे मान लो अपन ने स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस r है। ठीक है, मैंने इस कंडक्टर को चार्ज देना शुरू किया। ठीक है, अब ये चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहता है भाई। कंडक्टर में अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता। जितना भी चार्ज होता है वो कहाँ होता है? उसकी केवल सरफेस पे रहता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। तो मैंने इसको चार्ज देना शुरू किया, चार्ज देता गया। मैक्सिमम जो चार्ज ये स्टोर कर सकता है वो मान लो मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ Q। ठीक है, जब मैंने इसको चार्ज Q दिया होगा तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? KQ/R हो गया। तो V डायरेक्टली किसके है? Q के। जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ाता जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये मैक्सिमम पोटेंशियल गेन कर लेगा, उसके बाद में यदि मैं और चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़? तो इसका मतलब एक मैक्सिमम चार्ज ये स्टोर कर सकता है, वो स्टोर करने की जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी ही क्या होती है? उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अपन ये देखते जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं चार्ज देता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि Q जो है वो डायरेक्टली किसके है? V के है। K कांस्टेंट, R कांस्टेंट, यानी कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा।
फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट जो होता है उस कांस्टेंट को अपन नाम देते हैं c, ठीक है। और फॉर्मूला ही बनता है q = cv, जहाँ पे c जो है इस c को अपन नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रही चीज? तो c को अपन नाम देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो q = cv अपने पास में फॉर्मूला बनता है जहाँ पे c जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब इस फॉर्मूले को इधर उधर घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c = क्या हो जाएगा, q/v। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है, q/v, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मेरे पास में ये आ गया, q/v आ गया। अब इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी SI यूनिट जो होती है, यूनिट की यदि मैं बात करूं तो इसकी SI यूनिट जो आएगी वो क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस की SI यूनिट, चार्ज की SI यूनिट कूलाम और पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो तो क्या होती है, कूलाम पर वोल्ट, और या फिर इसको एक अलग से नाम दे दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, फेरड, ठीक है। जो अपन इसको मोस्टली अपन इसकी यूनिट जो लेंगे वो फेरड में ही लेंगे। तो फेरड इसकी एक्चुअल में SI यूनिट और उसको F से डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट तो इसकी आती है फेरड, ठीक है। CGS यूनिट जो होगी इसकी, यदि मैं CGS यूनिट की बात करूं तो चार्ज की CGS यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलाम, और वोल्ट की पोटेंशियल की CGS यूनिट क्या होती है, स्टेट वोल्ट। स्टेट से स्टेट कैंसिल हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट बच जाएगा, नहीं यूनिट अभी। तो स्टेट पर कूलाम और स्टेट पर वोल्ट जो होता है उसको नाम क्या दिया जाएगा, कूलाम पर वोल्ट क्या हो गया, फेरड, तो इसको नाम दिया जाएगा स्टेट फेरड। समझ में आ रही चीज? तो CGS यूनिट होती है इसकी स्टेट फेरड और SI यूनिट होती है इसकी फेरड, या फिर कूलाम पर वोल्ट बोल दो। तो ये तो इसकी यूनिट्स की बात हो गई। यदि मैं इसकी डायमेंशन की बात करूंगा, जो इसकी डायमेंशन आएगी, डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन A1 T1, पोटेंशियल की डायमेंशन, अपन पोटेंशियल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं W/Q। तो चार्ज की डायमेंशन तो होती है A1 T1, पोटेंशियल का मतलब वर्क अपॉन चार्ज होता है। वे डायमेंशन निकालना बता रहा हूँ, बाकी तो क्या है, डायमेंशन निकालनी तुम्हें आनी चाहिए, फिर मैं बता देता हूँ। A1 T1 तो इसकी चार्ज की डायमेंशन होगी, पोटेंशियल वर्क की डायमेंशन M1 L2 T-2, चार्ज ऊपर जाएगा, ऊपर जाके चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, A1 T1 हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, M1 तो ऊपर जाके क्या बनाएगा, M-1, L2 है ऊपर जाके क्या बनाएगा, L-2, ठीक है। T-2 ऊपर जाके क्या बनाएगा, T2, प्लस का T2, और प्लस का T1 प्लस का T1 और है, तो T2 T2 T3 T4, तो ये क्या बन जाएगा, T4, और A1 और A1 मिलकर क्या बनेगा, A2, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन आएगी। डायमेंशन देखो निकालना तुम्हें आना चाहिए, मैं बार बार डायमेंशन निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं केवल डायमेंशन लिख दूंगा कि इसकी डायमेंशन जो है वो तुम्हें निकालनी है, ठीक है। हर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन निकालने बैठ गया तो टाइम को खराब होता है। बाकी डायमेंशन निकालना फॉर्मूले से है, फॉर्मूला तोड़ना तुम्हें आना चाहिए कि पोटेंशियल की डायमेंशन नहीं पता थी लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला क्या पता था, वर्क अपॉन चार्ज था पता, तो फॉर्मूला अपने पास में वर्क अपॉन चार्ज था, तो इसकी डायमेंशन अपन ने पुट कर दी। वर्क की डायमेंशन अपन याद रखते हैं M1 L2 T-2, और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है A1 T1, तो इसकी डायमेंशन अपने पास में ये निकल के आ गई। ये तो इसके अंदर सिंपल से टॉपिक थे, ठीक है, इसमें कोई खास चीज नहीं थी। अब देखो कैपेसिटेंस जो होती है, अपन ने बोला Q डायरेक्टली किसके है, V के है। तो यदि मैं QV कर्व बनाता हूँ, यहाँ से समझ रहा हूँ, इसके अंदर QV कर्व कैसा बनेगा, ये Y एक्सिस मान ली, एक्सिस मान ली, ओरिजिन मान लिया, प्रोपोर्शनल साइन है, एक तरफ मैंने Q ले लिया और एक तरफ मैंने V ले लिया, तो Q डायरेक्टली V है तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, Q डायरेक्टली V बन जाएगा। यदि मैं VQ कर्व बनाऊंगा, अब समझना इस चीज को, वही x एक्सिस वही y एक्सिस, VQ कर्व का मतलब V यहाँ ले लिया और Q यहाँ ले लिया, ये चीज तो समझते हो। QV कर्व का मतलब जो पहले आता है वो कौन सी एक्सिस पे जाता है, y एक्सिस पे, जो बाद में आता है वो कौन सी एक्सिस पे जाता है, x एक्सिस पे। तो ये तो अपने पास में QV कर्व है, तो इस कर्व को तो अपन नाम क्या देंगे, इसको यदि नाम दिया जाएगा तो इसको अपन नाम दे सकते हैं क्या, ये तो कौन सा कर्व है, QV कर्व है, ठीक है। और ये कौन सा कर्व है, VQ कर्व है। समझ में आ गई चीज। ये भी कैसा बनेगा, बनना तो वो स्ट्रेट लाइन ही है, जब चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया है वो चीज़ समझना। यदि मैं इसका एंगल यहाँ पे लूँ थीटा, इसका एंगल भी मैंने ले लिया थीटा, ले लिया, ठीक है। इसका स्लोप क्या आएगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने आते हैं ग्राफ के, 9th-10th में पढ़े होंगे। स्लोप जो होता है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, ठीक है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा। स्लोप निकालना आना चाहिए,
स्लोप, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकाला जाता है tan थीटा, ठीक है, याद रखना। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या चीज़ है यहाँ पे, q, और बेस क्या चीज़ है, v। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, q बाई वी, और q बाई वी किसके इक्वल था, c के। q बाई वी जो होता है वो किसके इक्वल आ गया, c के, यानी कि qv कर्व का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, हो गया। और यदि मैं vq कर्व का स्लोप निकालूंगा तो स्लोप तो वही होगा tan थीटा, भी स्लोप तो वही निकालेंगे अपन tan थीटा, लेकिन यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या चीज़ है यहाँ पे, v, और बेस क्या चीज़ है, q। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बाई क्यू, और v बाई क्यू किसके इक्वल है, 1/c। डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों ग्राफ मैंने अलग अलग क्यों बनाए थे, इसलिए बनाए थे क्योंकि qv कर्व का जो स्लोप होता है वो तो कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, और vq कर्व का जो स्लोप होता है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। समझ में आ गई चीज। तो qv कर्व का स्लोप तो कैपेसिटेंस के इक्वल हो गया, और vq कर्व का जो स्लोप है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। क्लियर। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, यदि अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कहाँ बनाए, जगह जो है वो भर गई है पूरी, तो चलो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या आता है, ये ग्राफ याद रखना, आपने नोट्स में बना लेना। क्यू, बस याद ही रखना है qv कर्व का स्लोप जो है वो तो कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, और vq कर्व का स्लोप जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। यदि स्लोप इसका बढ़ता है, अब एक चीज बताओ, यदि मैं qv कर्व का स्लोप बढ़ाऊं, स्लोप बढ़ाने का मतलब थीटा बढ़ाऊं, भी स्लोप बढ़ाने का थीटा बढ़ेगा, तो स्लोप बढ़ाने का मतलब मैं थीटा बढ़ाऊं, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है। यदि थीटा बढ़ता है तो tan थीटा बढ़ेगा कि कम होगा tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि 0 से 90 तक कितनी हो रही है, 0 से इन्फिनिटी हो रही है, यानी कि बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे याद रख लो, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, यानी कि 1 से कम, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो यदि मैं इसका स्लोप बढ़ाऊंगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, यानी कि qv कर्व का स्लोप बढ़ने पर tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है, यानी कि qv कर्व के लिए तो मैं बोल सकता हूँ थीटा डायरेक्टली किसकी है, c के है। और यदि मैं vq कर्व की बात करूंगा तो vq कर्व का स्लोप बढ़ाने पर tan थीटा तो बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगी, इनवर्सली है। इनवर्सली होने का मतलब कैपेसिटेंस कम होगी, यानी कि vq कर्व के लिए थीटा जो है वो इनवर्सली किसके हो गया, कैपेसिटेंस के। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं कि qv कर्व का स्लोप कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, vq कर्व का स्लोप जो है कैपेसिटेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन यदि मैं बनाना चाहूँ तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है इसके अंदर, सीबीएसई के अंदर भी आया हुआ है, निट में भी आए हुए हैं क्वेश्चन, आईआईटी में भी आए हुए हैं। तो इसको समझना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक मैंने ग्राफ बना दिया, समझना क्वेश्चन को, एक मैंने ग्राफ बनाया, इस तरह से बना दिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सच्चा ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर मैंने एक तो लाइन ये वाली बनाई, इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली C1, ठीक है, और एक लाइन अपन बना देते हैं रेड कलर की। तो ये रेड कलर का ग्राफ बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, C2, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली C2, मान ली। अपन से पूछा गया, ऑप्शन ये था, ऑप्शन ये बस ग्राफ दे रखा था, और इस ग्राफ से अपन को बताना था कि C1 इक्वल्स टू C2 है, या फिर C1 इज मोर देन C2 है, या फिर C2 इज मोर देन C1 है, या फिर नन ऑफ द अबव है, इनमें से कोई नहीं। अब ये ग्राफ किसके बीच में बना है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। यदि ये ग्राफ Q और V के बीच में बना है, यानी कि QV कर्व है QV कर्व, तो अपन ने बोला QV कर्व के अंदर जैसे थीटा बढ़ता है कैपेसिटेंस बढ़ती है। थीटा किसमें ज़्यादा, C1 की C2 में, थीटा किसमें ज़्यादा है, इसका थीटा यदि C1 की बात करेंगे तो थीटा 1 है, और C2 की बात करेंगे तो थीटा 2 है, ज़्यादा कौन, थीटा 2। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, थीटा 2 इज मोर देन क्या है, थीटा 1। इसका मतलब अपन बोलेंगे tan थीटा 2 इज मोर देन क्या है, tan थीटा 1। और QV कर्व में थीटा जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के, यानी tan थीटा डायरेक्टली किसके है, कैपेसिटेंस के। इसका मतलब tan थीटा 2 ज़्यादा है तो C2 इज मोर देन C1, तो C2 C1 से ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन। समझ में आ रही चीज। और यदि यही कर्व जो है वो VQ कर्व होता, ठीक है, यदि यही कर्व जो है वो VQ कर्व होता, तो VQ कर्व भी बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार, इसको नोट करते रहना भाई, अपने नोट्स में बनाते हुए चलना, जो भी आ रहे हैं अपने पास में, ठीक है।
तो वी क्यू कर्व को समझना, वी क्यू कर्व में क्या होता है, यदि अपन ने वी क्यू कर्व बनाया है, कुछ ऐसा ही कर्व बना दिया मैंने, ऐसा कैसा, ऐसा, ठीक है, ये मान लो ये तो अपना एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, ये अपना ओरिजन, एक तो ग्राफ ये बना C1 के लिए, एक ही ग्राफ बना C2 के लिए, इधर मैंने V ले लिया, इधर मैंने Q ले लिया। अब कौन ज़्यादा, ऑप्शन वही सेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा कौन, ये मान लो θ1 है और ये मान लो θ2 है, तो θ1 θ2 ऐसा ही है, θ1 θ2 से कम है तो tan θ1 भी tan θ2 से कम हो जाएगा, भी थीटा कम हो तो tan θ भी कम होगा, tan θ2 ज़्यादा होगा, हो जाएगा। लेकिन ये कर्व कौन सा है, VQ कर्व है, और VQ कर्व में यदि tan θ ज़्यादा होता है तो कैपेसिटेंस क्या होती है, कम होती है, tan θ यदि ज़्यादा होता है तो कैपेसिटेंस कम होती है, कम होने का मतलब C2 की वैल्यू कम होगी C1 से, यानी कि आंसर कौन सा होगा, सेकंड आंसर। समझ में आ रही चीज, आंसर चेंज हो गया, एक कर्व QV कर्व था, एक कर्व VQ कर्व था, बाकी सब चीज़ें सेम थी, बाकी सब चीज़ें सेम ही थी, C1 C2 C1 C2, ठीक है, θ1 θ2 θ1 θ2, बाकी सब चीज़ें सेम थी, मैंने ये वाली चीज़ चेंज करती, ये वाली चीज़ें चेंज करते ही आंसर चेंज हो गया। तो याद क्या रखना है कि स्लॉप जिसका ज़्यादा होगा QV कर्व में उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और VQ कर्व में जिसका स्लॉप कम होगा उसकी कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। समझ में आ रही चीज, तो दो अलग अलग कंडक्टर मेरे पास में थे, तो ये अपने पास में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आते हैं कि QV कर्व और VQ कर्व बना दिया जाता है और ये कंपैरिजन करवाया जाता है कि इसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, C1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या C2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर, तो अपन ने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देख ली, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया C = Q/V आ गया। उसके बाद में अपने कैपेसिटेंस की यूनिट्स देखी थी, ऐसा यूनिट होती है इसकी फेराड, CGS यूनिट होती है स्टेट फेराड, CGS कभी काम नहीं आती, ऐसा यूनिट अपन को याद रखनी है, इसकी कूलाम पर वोल्ट या फेराड, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने इसका ग्राफ देख लिया, ग्राफ में QV कर्व देख लिया और VQ कर्व भी अपन ने देख लिया। QV कर्व में स्लोप डायरेक्टली कैपेसिटेंस के होता है, VQ कर्व में स्लोप इनवर्सली कैपेसिटेंस के होता है। फिर अपन ने क्वेश्चंस देख लिए कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से आते हैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर एक चीज और है, कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करती है वो चीज़ समझना। मैं अभी तो केवल बता रहा हूँ कि कैपेसिटेंस इस चीज़ पे डिपेंड करती है, फिर वो इसका रीज़न जो होता है वो रीजन अपन आगे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे अपने क्लियर होगा कि कैपेसिटेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, और कैसे करती है, ठीक है। तो चाहे तो मैं अभी बता दूं, चाहे मैं फिर अपन रीजन बता देंगे, पहले अपन एक साथ में लिख लेते हैं क्योंकि रीजन आपके अलग अलग टॉपिक से निकल के आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। इसलिए अपन पहले तो एक साथ में लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्या कैपेसिटेंस, एक चीज़ समझो, कैपेसिटेंस क्या साइज पे डिपेंड करेगी, जो कंडक्टर अपन ले रहे हैं वो कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस क्या जो है, यदि मैंने बात करें डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करेगी, नंबर 1 क्या साइज पे डिपेंड करेगी, करेगी नहीं करेगी, साइज पे करेगी। ये बोतल जो है वो यदि बड़ी हो जाती तो इसमें वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती कि नहीं बढ़ती, बढ़ती, यानी कि जैसे जैसे कंडक्टर की साइज बढ़ती है वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बढ़ती है, ठीक है। तो साइज के तो डायरेक्टली क्या होता है कैपेसिटेंस, बाकी अपन इसको फॉर्मूले से भी अभी देख लेंगे। एक तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, साइज पे, ठीक है। दूसरा कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है सराउंडिंग मीडियम की। अब वो कैसे होती है वो अपने आगे आएगा, सराउंडिंग मीडियम की, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम यदि बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस जो है वो सराउंडिंग मीडियम मतलब इसके चारों तरफ का मीडियम, कि इसके चारों तरफ अपने कौन सा मीडियम ले रखा है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ के मीडियम के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। थर्ड डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, सॉरी सराउंडिंग मीडियम तो हो गया, थर्ड डिपेंड करती है सराउंडिंग या फिर यूँ मान लो प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, कि इसके पास में कोई और दूसरा कंडक्टर भी है क्या, जैसे ये बॉटल थी, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आएगी लेकिन अपन आगे देखेंगे तो समझ में आएगी। ये बॉटल थी, इसके पास हमने एक और बॉटल ला के रख दी, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, यानी कि इसको वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। उसका रीजन अपन आगे देखेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इतना ध्यान रखो कि इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर, सराउंडिंग मीडियम के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, कि जो कंडक्टर अपन ले रहे हैं जिसकी कैपेसिटेंस अपन निकाल रहे हैं उसके आसपास में दूसरा कंडक्टर कैसा है, उसके आसपास में कंडक्टर है या नहीं है, तो उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है, ठीक है।
अब एक चीज़ समझना, अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक, इन 3 चीज़ों के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है उसको समझो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है उस कंडक्टिंग स्फीयर की क्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर है मेरे पास में, उस कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस मुझे निकालनी है। क्लियर? जैसे मान लो ये मेरे पास में एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर की रेडियस मैंने मान ली क्या, कैपिटल आर। अब ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा वो भी देख लेंगे। मैंने इसको चार्ज दिया, मान लो मैंने इसको चार्ज दे दिया, इस स्फीयर को चार्ज दूंगा। कंडक्टिंग स्फीयर तो चार्ज कहाँ रहना है, सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो मैंने इसको चार्ज दे दिया Q, ठीक है। Q चार्ज देने पे इस पर पोटेंशियल कितना बना, V = KQ/R होता है V। अरे पढ़ रखे हैं अपन ने स्फीयर के लिए पोटेंशियल के फॉर्मूले। तो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल यदि चार्ज यदि Q है तो पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, Q/4πε0R बोल सकते हैं। अब देखो मुझे तो इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, मुझे इसका पोटेंशियल पता चल गया। इसकी कैपेसिटेंस मान लो C है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस C है तो कैपेसिटेंस C = क्या होगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अभी देखा था अपने फॉर्मूला। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब यहाँ पुट करेंगे तो C = क्या हो जाएगा, Q/V की जगह Q/4πε0R हो जाएगा। Q से Q कैंसिल, 4πε0R ऊपर चला जाएगा, तो C जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4πε0R। यानी कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस यदि R हो तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 4πε0R, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, 4πε0 क्या होता है, 1/K, यानी कि बोल सकता हूँ R/K, बोल सकते हैं इस तरह से R/K, C = R/K। ये कब है, जब इसके चारों तरफ कोई मीडियम नहीं है। समझ में आ रही है, इसके सराउंडिंग कोई मीडियम नहीं है। यदि सराउंडिंग मीडियम आ जाता है तो K क्या हो जाता है, याद है थोड़ा बहुत। यदि सराउंडिंग मीडियम भी आ जाता है तो K क्या हो जाता है, 1/4πε0εr होता है या नहीं होता है। यदि सराउंडिंग मीडियम आ जाता है तो ε0 के साथ में एक और टर्म आ जाती है εr। यानी कि मैं बात करूं मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस हो जाएगी, ये तो कब है, जब एयर या वैक्यूम है आसपास में। यदि इसके सराउंडिंग कोई मीडियम आ गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी εr है तो ε0 के साथ में εr और आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4πε0εr × R। तो मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस होती है क्या, वो क्या होती है, 4πε0εr × R। तो C मीडियम जो होता है 4πε0R क्या हो जाता है, 4πε0R तो क्या हो जाता है, C एयर या C वैक्यूम, εr रह गया, यानी कि εr × C। अब देखो εr की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 पढ़ा है। देखो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी और कुछ नहीं। मैंने बोला था फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड चैप्टर ढंग से समझ में आएगा। εr की मिनिमम वैल्यू होती है 1 किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी किसके लिए, मेटल्स के लिए, ठीक है। तो εr की मिनिमम वैल्यू 1 होती है तो C जो होगा वो C के इक्वल ही हो सकता है, उससे कम तो नहीं हो सकता। यानी कि मीडियम की कैपेसिटेंस, मीडियम के प्रेजेंस में कैपेसिटेंस जो है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि εr की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए ज़्यादा ही होगी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ C मीडियम इज मोर देन C एयर, ठीक है। इसको यदि और अच्छे से याद रखना चाहते हो तो मैं इसको C वैक्यूम मान लेता हूँ, ये C वैक्यूम है। तो C वैक्यूम जो होगा वो तो ये हो गया, और ये हो गया अपने पास में C मीडियम इज मोर देन C वैक्यूम। यानी कि मीडियम बढ़ने पे, आसपास का मीडियम बढ़ने पे कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई। इसका मतलब जैसे मैंने बोला था कि ये बॉटल है, इसके अंदर पानी जो है वो 1 लीटर आ सकता है, इसके सराउंडिंग मैंने मीडियम बढ़ा दिया, मीडियम ले लिया कोई दूसरा, एयर या वैक्यूम की जगह कोई दूसरा, अभी फिलहाल क्या है एयर, मैंने कोई दूसरा मीडियम लगा दिया, ठीक है, प्लास्टिक लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो मैंने यदि दूसरा मीडियम लगा दिया तो इसके वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी नहीं होगी, लेकिन कंडक्टर के केस में अपन पढ़ते हैं कि यदि इसके सराउंडिंग मैंने कोई मीडियम लगा दिया तो उसके कारण इसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन ने एक टर्म तो देखी थी साइज के ऊपर, साइज के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है वो देखो यहाँ से क्लियर होगा। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 4πε0 तो कांस्टेंट है, तो C वैक्यूम डायरेक्टली किसके है, या C किसके डायरेक्टली है, रेडियस के।
यानी कि इसकी रेडियस यदि मैं बढ़ा दूंगा, साइज बढ़ा दूंगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। एक चीज़ तो क्लियर हो गई भी। अपन ने डिपेंडेंसी और कैपेसिटेंस को बोला था, एक तो किस पे डिपेंड कर रही थी, साइज के ऊपर, तो वो तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जैसे ही रेडियस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, यानी कि इस कंडक्टर की साइज को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एक क्लियर। दूसरा अपन ने बोला था सराउंडिंग मीडियम के ऊपर, तो वो भी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जैसे सराउंडिंग मीडियम लगा दोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कि साइज बढ़ाने पर भी कैपेसिटेंस बढ़ेगी और सराउंडिंग मीडियम बढ़ाने पर भी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। क्लियर है। अब देखो एक चीज समझना इसको, क्या कैपेसिटेंस होलो कंडक्टर है या ये कंडक्टर जो है वो सॉलिड है, उस पर भी डिपेंड करती है। समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यदि ये कंडक्टर होलो है तो कैपेसिटेंस इतनी आई है मान लो, यदि ये सॉलिड होता तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है, केवल रेडियस के ऊपर। और क्यों कर रही है? क्योंकि चाहे सॉलिड ले लो तो भी चार्ज रहना कहाँ है, सरफेस पे ही रहना है। कंडक्टर में चार्ज रहता कहाँ है, सरफेस पे, अंदर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो अपन क्लियर कर चुके हैं चीज़ें। तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रहता नहीं है, तो चाहे मैं इसको होलो लूँ चाहे मैं इसको सॉलिड लूँ, कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही चीज? चाहे मैं इसको होलो लूँ चाहे मैं इसको सॉलिड लूँ, कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो भी चार्ज रहना है वो कहाँ रहना है, सरफेस पे ही रहना है। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए अंदर तो चार्ज आएगा ही नहीं। तो चाहे मैं इसको होलो ले लूँ चाहे मैं सॉलिड ले लूँ, कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो चाहे आर रेडियस का होलो स्फीयर हो चाहे आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्वेश्चन आया हुआ है होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के कंपैरिजन में किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, विच वन हैविंग द लार्जर कैपेसिटेंस ऑफ होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है। तो दोनों की कैपेसिटेंस क्या रहनी है, सेम ही रहनी है यदि उनकी रेडियस सेम है तो, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर इसके सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सराउंडिंग मीडियम चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है, या रेडियस चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। अंदर चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दो तो अपने पास में क्लियर हो गई चीजें कि एक तो मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रहा है और एक साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब अपन को एक और देखना है, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, वो अपन कैपेसिटर में देखेंगे, कैपेसिटर में क्या होगा। अब एक चीज इसमें पूछी जाती है, क्वेश्चन मेरे पास में आता है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, धरती माता, जो धरती माता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है। अर्थ की रेडियस पता है किसी को क्या होती है? अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, या फिर मैं बोल दूं रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू, किलो को हटाओगे तो 10⁻³ और ये 3 और ले लिया मैंने, तो 10⁻³ कितना हो गया, 6 मीटर, मीटर में ले लिया। तो कैपेसिटेंस जो होगी अर्थ की वो क्या हो जाएगी, 4πε0r। फॉर्मूला भी, अर्थ कैसा है, स्फीयर ही तो एक तरह से, सॉलिड स्फीयर है, अपन बोल रहे हैं सॉलिड होलो से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सॉलिड स्फीयर है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 उस अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर है, तो मीडियम वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हो जाएगी 4πε0r, वैल्यू पुट कर दो 4, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू अपन को पता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और r की वैल्यू कितनी आई है 6.4 इंटू 10⁻⁶। सोल्व करो इसको, जब इसको सोल्व किया जाता है तो ये आता है 711 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब समझते हो, 10⁻⁶, यानी कि मैं इसको यदि लिखना चाहूँ पूरे में फेरेड में लिखना चाहूँ तो 0.1237111 फेरेड। ये अपने पास में कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये कम है कि ज़्यादा है? इतनी बड़ी अर्थ भी, अपन तो कंडक्टर कितना लेते हैं, इतना सा स्फीयर कितना ले लेंगे अपन अर्थ के ऊपर। यदि मुझे किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो करनी है तो मैं इतना ले लूँगा, कितना ले लूँगा, अर्थ के बराबर स्फीयर तो नहीं ले सकते, अर्थ तो बहुत बड़ी है। तो इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटेंस इतनी सी है 0.0000711 फेरेड, इतनी सी नहीं है ये बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि फेरेड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है। जैसे अपन ने बोला था कुलाम जो होता था, कुलाम अपन ने बोला था चार्ज जो होता था कुलाम, वो अपने आप में एक बड़ी यूनिट होती है। तो जब इसकी कुलाम पर वोल्ट लिखते हैं तो कुलाम बड़ा होता है, तो इसकी यूनिट जो निकल के आती है फेरेड। वो फेरेड भी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, इतनी बड़ी यूनिट है कि इतनी बड़ी अर्थ की भी जो अपनी जो कैपेसिटेंस बन रही है पॉइंट्स पे बन रही है। हालांकि कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फेरेड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। क्लियर है।
तो ये अपने पास में कैपेसिटेंस आ जाती है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला अपने पास में ये आता है C = 4πε0r एयर या वैक्यूम के केस में, और मीडियम के केस में आ जाता है R। क्लियर है। तो ये तो अपने पास में कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो चीज़ें थी, कैपेसिटेंस जो थी कंडक्टर की कैपेसिटेंस, वो अपन ने फाइंड आउट कर ली। तो कैपेसिटेंस अपने पास में आ गई C = 4πε0r। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, साइज कम होने में कैपेसिटेंस कम होगी। सॉलिड है, होलो है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं करता, चाहे स्फीयर सॉलिड हो यानी कि चाहे कंडक्टर सॉलिड हो चाहे कंडक्टर होलो हो, चार्ज रहना सरफेस पे ही है, इसलिए केवल और केवल इसकी साइज पे डिपेंड करता है, उसके होलो या सॉलिड होने के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है जिंदगी की। चलो हाँ, तो अब अपना टॉपिक क्या चल रहा था, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इधर उधर। तुम्हारा भी होता है कि नहीं होता? क्लास में बैठे रहते हो तो इधर उधर ऐसे बैठे रहोगे तो उधर देखोगे इधर देखोगे, सामने नहीं देखना है। सामने तो सर खड़े हैं, सर को क्या देखना है, इधर जो बैठा है उसको देखना है या इधर जो बैठी है उसको देखना है ना। बिल्कुल समझता हूँ मैं तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी फीलिंग्स को, ठीक है। चलो, तो ये तो अपने पास में कैपेसिटेंस जो है वो निकल के आ गई, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस अपन ने देख ली। अब देखो एक इसमें अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको अपन नाम देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर जानते हो कहाँ होता है? फैन में लगा होता है कैपेसिटर, कभी सुना है? फैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है किसी भी कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है। जैसे ये बोतल थी, ये अपना कंडक्टर था, इसकी कैपेसिटेंस मान लो एक माइक्रोफेरेड थी, ठीक है। एक भी मैंने बहुत ज़्यादा ले ली, इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली 1 माइक्रोफेरेड थी। कैपेसिटर यदि मैं बना दूंगा इस कंडक्टर से, ठीक है, कैपेसिटर किससे बनना है? कंडक्टर से बनेगा। तो इस कंडक्टर से यदि मैं कैपेसिटर बना दूंगा तो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। समझ में आ रही चीज? यानी कि इसको पानी के स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब तक ये केवल कंडक्टर है तब तक इसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड थी, और मैंने इस कंडक्टर को हेल्प से कैपेसिटर बना दिया, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगी? कैपेसिटर जो होगा उसकी इसकी कैपेसिटेंस को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रही चीज? तो किसी भी कैपेसिटर का काम होता है कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। तो कैपेसिटर इज द डिवाइस विच इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है? कैपेसिटर की होती है। कैपेसिटर क्या होता है? अब कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या इंक्रीज कर रहा है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ा रहा है? चार्ज के अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है, इसका मतलब क्या स्टोर हो रहा है? एनर्जी। चार्ज क्या है? एक तरह की एनर्जी तो है, तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ा रहा है? उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, उसकी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है एनर्जी को, उस एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी को भी वो इंक्रीज कर रहा है। अब कैपेसिटर जो है वो एक्चुअल में क्या होता है वो चीज़ समझो। कई तरह के कैपेसिटर अपने पास में होते हैं। कौन कौन से? यदि दो कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, समझना, यदि एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से, यदि ऐसे है तो इसको तो नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको नाम क्या दिया जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बीच में क्या है? एयर या वैक्यूम है, ठीक है। तो दो कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट, जब ये प्लेट थी, जब एक ही प्लेट थी तो इसकी कैपेसिटेंस मान लो C थी। मैं इसके पास में जब एक और दूसरी कंडक्टिंग प्लेट ले आता हूँ तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। समझ में आ रही थी भाई? मुझे किसकी बढ़ानी थी? इसकी तो बढ़ानी थी। जैसे मान लो ये बॉटल थी, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ ये अपने पास में बॉटल थी, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस मान लो भी ये एक जो चार्ज स्टोर कर सकती थी उसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली 1 फेरेड थी, ठीक है। अब मुझे इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो मैं इसके पास में एक और बॉटल ले आऊँ, वो क्या कर देगा? इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा। वो कैसे बढ़ाएगा वो चीज़ अपन देखेंगे। तो इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो इसके पास में मैंने एक और कंडक्टिंग प्लेट को ले आया, तो कंडक्टिंग प्लेट को ले आया जिससे वो क्या करेगा? ये कंडक्टिंग प्लेट जैसे ही मैं लेकर आऊँगा वो करेगा क्या? इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा। तो इसको अपन नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि ये दो पैरेलल प्लेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ऐसे अपने कोर्स में एक है स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसे ये स्फीयर था, ये स्फीयर था,
ये वाला, ठीक है। इस स्फीयर की कैपेसिटेंस कुछ भी होगी, मुझे इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो मैं इसके चारों तरफ एक और स्फीयर बना दूंगा। ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है। जैसे ही मैं इस स्फीयर को लाऊंगा इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये भी अपने सिलेबस में है स्फेरिकल कैपेसिटर के नाम से। फिर अपने पास में आता है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जैसे मान लो ये सिलेंडर था, ठीक है, कंडक्टिंग सिलेंडर था, इसकी कैपेसिटेंस कुछ भी होगी फिलहाल, ठीक है। मुझे इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, इसके चारों तरफ मैं एक और सिलेंडर लगा दूंगा। समझ में आ रही थी? तो जैसे मैं इसके चारों तरफ एक और सिलेंडर लगा दूंगा तो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो कंडक्टर, अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। समझ में आ रही चीज? तो एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर है क्या चीज, देखो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दो अलग अलग चीजें हैं। कैपेसिटर तो एक डिवाइस है, कैपेसिटर क्या है, डिवाइस है। ये क्या है, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। ये तो कैपेसिटर क्या है, एक तरह की डिवाइस है। वो पैरेलल प्लेट भी हो सकती है, वो स्फेरिकल भी हो सकती है, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, वो और किसी शेप की भी हो सकती है। अपने कोर्स में 3 है, ठीक है, इसलिए अपन 3 को पढ़ रहे हैं। और कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर को चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। यानी कि कैपेसिटेंस तो क्या चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है, और कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में, ठीक है। कैपेसिटेंस तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को कितना स्टोर कर सकती है, वो तो उसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। और कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। किसकी, कंडक्टर की, ठीक है। कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है, यानी कि कैपेसिटेंस को बढ़ा देती है। यानी कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा है, यानी कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो ये अपने पास में 3 इसके अंदर डिवाइसेस हैं, 3 अपने पास में कैपेसिटर आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब ये स्टोर करने की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा देता है, भी अपन ने ये तो बोल दिया कि कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, लेकिन कैसे बढ़ा देता है वो चीज़ अपन को देखनी है। तो अब इसको समझना कि जो इसको अपन बोलते हैं एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअल में वो ऐसा क्या करता है कि वो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। वो चीज़ अपन को देखनी है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछा जाता है इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये अपने पास में। तो नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आएगा प्रिंसिपल, PLE होगा कि PL होगा, भी मुझे भी कन्फ्यूजन है, PL ही होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर अपने पास में आता है कि किसी भी कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी होती है, ठीक है। थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, बहुत देर हो गई बोलते हुए। चलो चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अपन को देखना है। देखो, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझना। क्या समझोगे, क्या समझोगे, कुछ तो समझोगे। जैसे समझना, फिर ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बस ये चीज़ समझना है। ये क्यू चार्ज है, बिल्कुल है, पढ़ा हुआ है यहाँ पे, अच्छा बोला, खेल रहा था, कूद रहा था। ये यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस बना रहा था, या मान लो यहाँ पे वो क्या बना रहा था, पोटेंशियल बना रहा था, ठीक है। कोई ना कोई पोटेंशियल बनाएगा R डिस्टेंस पर, ठीक है। R डिस्टेंस पर उसने पोटेंशियल कितना बनाया, PQ/R, ठीक है। फॉर्मूले से अपन को मतलब नहीं है, कुल मिला के इसने पोटेंशियल बनाया, यहाँ पे भी बना दिया। अब समझना, मैं यहाँ पर यदि एक माइनस का Q चार्ज ले आऊँ, ठीक है, माइनस का Q चार्ज, वो माइनस का Q चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल कैसा बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा कि पॉजिटिव बनाएगा। अपन ने ये चीज़ पढ़ रखी है कि नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। चलो डेटा से बात कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो Q चार्ज यहाँ पोटेंशियल बना रहा था वो कितना बना रहा था, मान लो 100 वोल्ट बना रहा था। डेटा से क्लियर होगा, ठीक है, 100 वोल्ट, ठीक है। ये माइनस Q चार्ज ने यहाँ पे जो पोटेंशियल बनाया, मैंने मान लिया माइनस का बना दिया 20 वोल्ट बना दिया। नेट कितना हो गया यहाँ पे 80 वोल्ट,
हुआ नहीं हुआ। इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 80 वोल्ट। ये पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी अपन बोलते हैं, सीधा सीधा ऐड हो जाता है। समझना ढंग से, क्योंकि तब ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इस क्यू चार्ज ने तो बनाया था, ये किसने बनाया है? यदि मैं इस 100 वोल्ट की बात करूंगा तो 100 वोल्ट तो किसने बनाए हैं? इस क्यू चार्ज ने, ठीक है। और 20 वोल्ट किसने बनाए हैं? इस माइनस का 20 वोल्ट किसने बनाया? इस माइनस क्यू चार्ज ने, ठीक है। तो अच्छा भला जीवन चल रहा था, इसने 100 वोल्ट बना रहा था, ये बीच में आ गया, इसने पोटेंशियल को कम कर दिया। यहाँ पे कितना बच गया? यदि इसके कारण देखा जाए तो अब नेट पोटेंशियल कितना बना यहाँ पे? 80 वोल्ट चल रहा था, ठीक। अच्छा भला जीवन चल रहा था इसका, बीच में ये आ गया, तो इसने क्या कर दिया? इसको 80 वोल्ट कर दिया। अब मान लो इससे पॉइंट से इससे भी आगे एक प्लस क्यू चार्ज हो ले आया हम, ठीक है। इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, अलग अलग मान लो। ये प्लस क्यू चार्ज जो है, चलो सेम ही मान लो और अच्छे समझ में आएगा। ये भी क्यू चार्ज था, ये भी क्यू चार्ज था, लेकिन ये माइनस में था, ये प्लस में था ऐसा। ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे कितना वोल्ट बनाएगा? 20 से कम बनाएगा कि 20 से ज़्यादा बनाएगा? बस ये चीज़ अपन को समझनी है, बाकी तो फिर क्लियर है टॉपिक है। ये प्लस का क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा उससे मतलब नहीं है। 20 से कम होगा, क्योंकि प्लस में तो बनाएगा, चीज़ अपन को दिख रही है, ठीक है। लेकिन कम बनाएगा कि ज़्यादा बनाएगा? कम बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसकी डिस्टेंस इतनी ही है और इसकी डिस्टेंस इतनी है, तो ये जितना मैग्नीट्यूड बनाएगा वो ज़्यादा बनाएगा, और ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है। R बढ़ने में पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जैसे R बढ़ गया, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि ये जो यहाँ पोटेंशियल बनाएगा वो बनाएगा तो पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 20 से कम बनाएगा। तो मैंने बोल दिया कि इसने जो पोटेंशियल बनाया वो कितना बनाया? प्लस का 5 वोल्ट बना दिया। ये किसने बनाया है? ये प्लस का 5 वोल्ट किसने बनाया भाई? प्लस का 5 वोल्ट बनाया है इस वाले ने, बना दिया। अब यहाँ पे ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो गया? ओवरऑल देखा जाए तो पहले 100 था, इसने आया तो 20 कम किया, 80 बच गया। इसने आया तो 5 बढ़ा दिया, कितना बच गया? 85 वोल्ट बन गया। यानी कि यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया? 85 वोल्ट। समझ में आ रही चीज़? बस यही चीज़ समझनी थी, फिर वो समझ में आ जाएगी चीज़ कि नेगेटिव चार्ज यदि आ जाता है तो पोटेंशियल कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। लेकिन ओवरऑल बढ़ेगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि इफेक्ट किसका ज़्यादा है, नेगेटिव का ज़्यादा है या पॉजिटिव का ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे इफेक्ट किसका ज़्यादा था? नेगेटिव का ज़्यादा था, तो नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा था तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हुआ? 100 से कम हो गया 85 वोल्ट। समझ में आ गई चीज़? यानी कि ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। समझ में आ रही चीज़? और यदि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होता तो ये पोटेंशियल ज़्यादा होता, ये हो सकता था 30 हो जाता। तो प्लस में यदि ये 30 हो जाता तो ये ओवरऑल कितना हो जाता? 100 + 30 130 - 20 कितना बनता? 110 वोल्ट। यानी कि कुल मिला के पोटेंशियल क्या होता? इंक्रीज हो जाता। तो यदि नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है तब तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। समझ में आ रही चीज़? तो अब अपन को ये देखना है कि इफेक्ट किसका ज़्यादा है, इफेक्टिव कौन सा है, नेगेटिव इफेक्टिव है या पॉजिटिव इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को देखनी है। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब अपना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगा, उसको समझते हैं। उसमें क्या चीज़ है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है, बस ये चीज़ इसमें समझने वाली थी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है वो क्या होगा। पहले मैं एक बार चेक कर लूँ अपनी रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना, कल को पता चले रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही और अपन बिना मतलब में बक किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही चल रही है, चलो ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या चीज़ है समझना। अब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ली, जैसे मान लो ये प्लेट ली, पहली प्लेट, ये एक तरह से पूरी प्लेट थी ऐसे, ये ऐसी प्लेट है, ठीक है। अपन बनाएंगे इसको इस तरह से, ऐसी प्लेट है, इसकी कोनों को थिकनेस भी है और इसका ये एरिया भी है, ठीक है। तो ऐसी मैंने प्लेट ले ली, ठीक है। इसको बनाई मैंने ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में वैसी प्लेट है। चलो ऐसी बना लेते हैं, ये लो खुश, ऐसी प्लेट ले ली, ठीक है। इस प्लेट को मैंने चार्ज दे दिया, अच्छा भला चार्ज दे दिया था, चार्ज अंदर तो रहेगा नहीं, कंडक्टर है, चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे। तो मैंने यहाँ पे चार्ज बना दिया प्लस का क्यू। जितना चार्ज मैं इसको दे सकता था, जितना चार्ज ले सकता था, मैंने देता गया। जितना ये मैक्सिमम ले सकता था उसके बाद में लीक होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस पर चार्ज हो गया Q। जब इस पर चार्ज Q हुआ तो इस पर पोटेंशियल कितना हो गया? V हो गया पोटेंशियल, ठीक है। V, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? मान लो C है, ठीक है। तो फिलहाल इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C = Q/V, ठीक है। अब अपन ने एक चीज़ देखी थी, अपन ने ये बोला था कि Q जो होता है वो डायरेक्टली किसके होता है? V के। यानी कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस, चार्ज बढ़ेगी, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था? C = Q/V। अच्छा एक चीज़ समझो, एक चीज़ और बताना, मैं बताना भूल गया था वहाँ पे। मान लो मैं यदि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाता हूँ
तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? यदि मैं किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाता हूँ तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? यदि मैंने पोटेंशियल बढ़ाया तो मैक्सिमम 99% लोगों का आंसर होता है पोटेंशियल बढ़ गया कैपेसिटेंस कम हो गई। नहीं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा? जब चार्ज बढ़ेगा। यदि चार्ज भी बढ़ गया, चार्ज बढ़ेगा तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पोटेंशियल कैसे बढ़ा है? जब चार्ज बढ़ा है, ठीक है। और चार्ज बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया, चार्ज डबल हुआ, पोटेंशियल डबल हुआ, डबल से डबल कैंसिल, कैपेसिटेंस तो उतनी रह गई। यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है ना चार्ज पे डिपेंड करती है। अपन ने 3 चीजें बोली थी, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर, सराउंडिंग मीडियम के ऊपर, ठीक है, 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। टू की आवाज़ आई है, रिकॉर्डिंग में क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुई क्या? चलो सही चल रही है, ठीक है। तो अब इसमें देखो सी क्वेश्चन अपने पास में, क्यू बाई वी अपने पास में आ गया। तो यानी कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब पोटेंशियल और चार्ज को वेरी करने पर कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अब एक कंडीशन है। लेकिन क्या? यदि मैं पोटेंशियल जो है चार्ज को कैसे भी करके कांस्टेंट रख दूं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यही चीज है जो बता रहा हूं। यदि मैं चार्ज को कैसे भी करके कांस्टेंट रख दूं और चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए यदि मैं पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही चीज? यदि मैं चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही चीज? तो चार्ज को कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल को डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अपन को करना यही है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। तो यदि मैं चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं, चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अपन को तो इसकी कैपेसिटेंस ही तो बढ़ानी है और करना क्या है? तो मुझे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? अब इसके पोटेंशियल को कम कैसे किया जाएगा वो चीज़ समझनी है। कम वैसे ही करेंगे, अब अपन जो पढ़ा था ना वो एक प्लस में एक माइनस में, प्लस वाला दूर ले जाना है, माइनस वाला पास में ले जाना है, बस वैसे ही यहाँ होगा। इसलिए वो चीज़ समझाई थी। अब मैंने क्या किया, इसके पास में अच्छा भला जीवन चल रहा था इसका, इसके पास में मैंने क्या किया, एक और कंडक्टिंग प्लेट को ले आया। ठीक है, ये मान लो मैंने कंडक्टिंग प्लेट को ले आया। ठीक है, क्या इसमें इंडक्शन होगा? बिल्कुल होगा। इंडक्शन कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज पे तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन फोर्स लग जाएगा। तो नेगेटिव तो इधर वाली सरफेस पे आ जाएगा और पॉजिटिव इधर वाली सरफेस पे चला जाएगा। अंदर तो कोई चार्ज रहता नहीं। हो गया सा। ये नेगेटिव चार्ज, अब समझना, अब मेन चीज है, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे कैसा पोटेंशियल बनाएगा? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव कैसा पोटेंशियल बनाएगा? पॉजिटिव। तो अभी पोटेंशियल पहले कितना था? V था। लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पोटेंशियल बनाएगा नेगेटिव। तो मैंने मान लिया कितना बनाया, माइनस का V1 बनाया होगा। और इस पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पोटेंशियल बनाया प्लस में V2, तो इसने बना दिया प्लस का V2। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? यदि नेट पोटेंशियल देखें तो पहले V था। ठीक है, चार्ज तो अपने छेड़ा ही नहीं, यहाँ पे चार्ज पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, पहले V था। ठीक है, जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो उसने नेगेटिव पोटेंशियल बनाया, पोटेंशियल को क्या कर दिया उसने? डिक्रीज कर दिया। और फिर पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया? पोटेंशियल को बढ़ा दिया। लेकिन इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? नेगेटिव का या पॉजिटिव का? अब समझो, अब डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? डिस्टेंस पॉजिटिव की ज़्यादा है, इससे नेगेटिव की कम है। तो नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा और पॉजिटिव का इफेक्ट कम होगा। वो चीज़ जो समझाई थी वो चीज़ यहाँ काम आ रही है, आप समझ लेना। अब वापस चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव का इफेक्ट क्यों इफेक्ट ज़्यादा होगा वो चीज़ वहाँ समझा दी थी। नहीं समझ में आई तो वापस से इस बार आप देखना उसको और सबसे समझ में आ जाएगी। नेगेटिव का इफेक्ट यहाँ ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का इफेक्ट कम होगा। तो नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, समझ में आ जाएगी। नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का इफेक्ट कम होगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पॉजिटिव कम होगा। कुल मिला के ओवरऑल जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल होगा वो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेट पोटेंशियल जैसे डिक्रीज हुआ, चार्ज तो कांस्टेंट था, तो नेट पोटेंशियल क्यू को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं था। नेट पोटेंशियल जैसे डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस क्या हो गई? बढ़ गई। तो नेट पोटेंशियल जैसे ही डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब देखो इसमें एक चीज और कर देते हैं। यदि मैं इस पॉजिटिव पोटेंशियल को ही हटा दूं, यदि यहाँ से कैसे भी करके यदि इस पॉजिटिव पोटेंशियल को हटा दूं तो ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव पोटेंशियल हटा दिया क्योंकि ये तो पोटेंशियल बढ़ा रहा था, तो बढ़ाने वाले पोटेंशियल को मैंने हटा ही दिया तो क्या हो जाएगा? और इसका इफेक्ट सब मैक्सिमम हो जाएगा भी। अब इसको तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल को जैसे ही हटा दूंगा
पोटेंशियल जो होगा ओवरऑल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। यदि पोटेंशियल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इस पॉजिटिव पोटेंशियल को कैसे हटाया जाए, वो चीज़ अपने लिए मेन चीज़ है। तो अब इसको समझना, पॉजिटिव पोटेंशियल को कैसे हटाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई खास चीज़ नहीं है, अभी समझ में आ जाएगी। यदि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरी बेटी बोलती है पापा अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ चलो, तो ये तो वही पॉजिटिव प्लेट थी, इसको तो छेड़ना ही नहीं अपन को। ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज वही Q था, इस पर पोटेंशियल वही था V, ठीक है। अब मैंने कैपेसिटेंस वही थी C। अब मैंने क्या किया, ये जो अपनी नेगेटिव ये वाली जो प्लेट थी, ये वाली जो प्लेट थी, ये वाली जो प्लेट थी इधर वाली प्लेट के साथ अपन छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, इसको तो कुछ नहीं छेड़ रहे, ठीक है। जो भी किया उस वाली प्लेट के साथ ही किया है। तो इधर तो क्या था, इसके नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज को कैसे हटा सकते हैं यहाँ से, यदि मैं पॉजिटिव चार्ज को ही हटा दूंगा यहाँ से, तो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल खत्म हो गया। अभी पोटेंशियल खत्म कैसे किया जाएगा, चार्ज को हटा के। तो पॉजिटिव चार्ज को ही यदि मैं हटा दूंगा तो पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को कैसे खत्म किया जा सकता है, सोचो। हाँ, तो कल कोई आ गया था, टॉपिक पढ़ा रहे थे, बीच में कोई आ गया था, तो अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज कंप्लीट करते हैं, वीडियो सेम रहेगा। देखो, इसको अपन ने इतना देख लिया था कि जब इसको यहाँ से इस प्लेट से यदि अपन बात करें तो पॉजिटिव प्लेट ये थी, इसको चार्ज दे दिया था क्यों, नेगेटिव इधर आया, पॉजिटिव इधर आया। नेगेटिव में पोटेंशियल यहाँ पे कम कर दिया और पॉजिटिव में पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ा दिया, लेकिन नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा था, पॉजिटिव का कम था। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। चार्ज कांस्टेंट रहा, ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, चार्ज कांस्टेंट हुआ, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब मैंने इसके बाद में अपन ये बोल रहे थे कि जब इस प्लेट से यदि इस पॉजिटिव चार्ज को भी हटा दिया जाए तो ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा ही होगा। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से कैसे हटाया जा सकता है, यहाँ पे अपने टॉपिक को छोड़ा था। तो पॉजिटिव चार्ज को कैसे हटाया जा सकता है, यदि मैं इस सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दूँ, कर दी, यदि सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दी तो अर्थ में जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। एक्चुअल में अर्थ में पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा, एक्चुअल में होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इधर इस वाले पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। समझ में आ रही चीज़। तो इलेक्ट्रॉन ही पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है। पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चलता है, चलते इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, चलते इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में यदि अपन डायरेक्शन ले रहे हैं तो अपन नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में यदि मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ तो मैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ले रहा हूँ। इसका मतलब एक्चुअल में चल तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। समझ में आ रही चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और निकले होंगे तो इधर वाले पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। देखो, अर्थ की प्रॉपर्टी होती है कि अर्थ को कुछ भी दे दो वो सब कुछ ले लेता है, कुछ भी दे दो वो सब कुछ ले लेगा। पॉजिटिव चार्ज दोगे पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, नेगेटिव चार्ज दोगे नेगेटिव चार्ज ले लेगा। तो जैसा चार्ज उसको दे दोगे वैसा ही वो चार्ज ले लेगा। तो अर्थ को अपन ने पॉजिटिव चार्ज से दिया होगा तो पॉजिटिव इधर वाले कनेक्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज ले जाता, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से इसने पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे, इस नेगेटिव चार्ज को इसने पॉजिटिव चार्ज को इसने खत्म कर दिया। तो फिर नेगेटिव क्यों नहीं गया, जाना तो नेगेटिव ही चाहिए था। भी अर्थ का, अभी मैंने बोला कि अर्थ की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि पॉजिटिव को दो तो पॉजिटिव ले लेगा, नेगेटिव को दो तो नेगेटिव ले लेगा। है तो ये कंडक्टर ही, नेगेटिव चार्ज भी इस कंडक्टिंग प्लेट से होते हुए अर्थ में चला जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स से नेगेटिव चार्ज बंधा हुआ था। समझ में आ रही चीज। तो पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स से नेगेटिव चार्ज बंधा हुआ था, इस चक्कर में नेगेटिव चार्ज जो अर्थ में नहीं जा पाया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रह गया, पॉजिटिव अर्थ में चला गया। मान लो ये प्लस का क्यू आया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का क्यू आ गया। तो अब यहाँ से समझो कि ये नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव अर्थ में चला गया, तो ये वाला पोटेंशियल क्या हुआ, अब जीरो हो गया जीरो। तो अब जो यदि मैं नेट पोटेंशियल ओवरऑल बात करूँ इस कैपेसिटर के लिए, तो V तो पहले था, इस प्लेट पे था पहले V, यानी कि इस प्लेट पे तो अभी भी क्या है, इस चार्ज के कारण तो कितना पोटेंशियल है, V है इस चार्ज के कारण तो। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हुआ, पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया डिक्रीज। तो
तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अब ये बढ़ाने वाला पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज ज़्यादा हुआ। जब पोटेंशियल डिक्रीज ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल हुआ वो नेट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। और पोटेंशियल चार्ज को तो अपने छेड़ा ही नहीं, चार्ज को तो अपने छेड़ा ही नहीं। तो कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन वी नेट। तो नेट पोटेंशियल जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस क्या हुई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो कुल मिला के कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई कब, जब किसी कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग प्लेट के पास में लाया गया तो उस कंडीशन में कैपेसिटर की फॉर्मेशन हुई। और कैपेसिटर की फॉर्मेशन होने से क्या हुआ कि इस प्लेट की जो कैपेसिटेंस आई है वो किसकी आई है, इस प्लेट की कैपेसिटेंस जो हुई वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए यदि पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर था और इसी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को अपन ने पूरा यहाँ पे समझा है। तो कुल मिला के अपन को देखना क्या है कि अब कंफ्यूजन ये है कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। अब तो क्लियर हो गए होंगे, कैपेसिटेंस अलग चीज़ है, कैपेसिटर अलग चीज़ है। कैपेसिटर जो होता है वो तो क्या है, एक पूरी डिवाइस है। ठीक है, ये पूरी डिवाइस को क्या नाम दिया है अपन ने, कैपेसिटर। और इस प्लेट की जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको क्या नाम दिया गया है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम क्या हुआ, इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना, ये हुआ। तो कैपेसिटर का काम हुआ इस प्लेट की कैपेसिटेंस को उसने बढ़ा दिया, यानी कि इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होगी वो क्या कर दी, इसने इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो यही अपन को करना था कि किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, उसी को अपन नाम क्या देते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इसकी कैपेसिटेंस मान लो पहले 1 माइक्रोफेरेड थी। ठीक है, इस प्लेट को लाने के बाद में इसकी कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो हो गई 1.2 हो गई। तो कुल मिला के कैपेसिटेंस की क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अपन ने जब जो कैपेसिटेंस थी किसी भी कंडक्टर की उसको इफेक्ट करने वाली जो चीज़ें थी कि वो किस किस पर डिपेंड करती है, वो क्या कौन कौन सी थी। एक तो साइज अपन ने बोला था, वो अपन ने देख लिया था। दूसरा सराउंडिंग मीडियम अपन ने बोला था, वो भी देख लिया था। थर्ड मैंने बोला था प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, और मैं ये चीज़ बोली थी कि अपन आगे समझेंगे इस चीज़ को ऐसा क्यों हुआ था। तो प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर, जैसे ही इस कंडक्टिंग प्लेट जिसकी कैपेसिटेंस C थी उसके पास में यदि कोई दूसरी कंडक्टिंग प्लेट को मैं लेकर आ गया तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। यानी कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रही थी, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर। समझ में आ रही चीज। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रही, किसी दूसरा कंडक्टर को यदि इसके पास में लाया गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। समझ में आ रही चीज। तो ये अपना जो टॉपिक था ये यहीं पे खत्म हो गया, इसी को अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ऐसे ही अपन क्या बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। अपने सिलेबस में दो और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो उसको चाहे तो अभी समझ लो कि बनाते कैसे हैं, फिर अपन फॉर्मूले तो उसके बाद में देखेंगे, और या फिर आगे ही समझ लेना कि बनाएंगे कैसे। यदि मैं बताना चाहूँ तो बता देता हूँ कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनेंगे। देखो समझना, ये अपने पास में एक स्फीयर था स्फीयर। ठीक है, ये चार्ज कैसा है इसके ऊपर, मैंने मान लिया इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का क्यू मान लो। इसके चारों तरफ मैंने एक और स्फीयर बना दिया, बीच में क्या है, एयर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कैसा ही हो, बीच में एयर है। ये भी कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी कैपेसिटेंस अभी C थी। ठीक, अब मैंने क्या किया, जैसे ही इस स्फीयर को लेकर आया तो इस स्फीयर का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो अंदर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ चला जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज तो अंदर की तरफ आ गया, ये नेगेटिव चार्ज तो अंदर की तरफ आ गया, और पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, और बाहर वाली सरफेस को अपन ने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो कुल मिला के ये कैपेसिटर बना के नहीं बना। प्लस का क्यू अंदर की तरफ है, माइनस का क्यू इस वाले पर है, बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी, इस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही चीज। इसको अपन बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब इसकी अपन स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए अपन ये पढ़ेंगे आगे कि इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे पैरेलल प्लेट के लिए पढ़ेंगे, फिर इसके लिए भी पढ़ेंगे। फिर थर्ड इसके अंदर आता है, मान लो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की फॉर्मेशन कैसे होगी वो चीज़ समझना। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होगा,
उसको भी कुछ ऐसा ही बनाया जाएगा, बस उसकी शेप सिलेंडर हो जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अपन उसको कैपेसिटेंस के फॉर्मूले और डराइव करेंगे। तो जैसे मान लो ये मेरे पास में एक सिलेंडर था, ठीक है, ये अपन ने मान लिया ये अपने पास में एक सिलेंडर था ऐसा, ठीक है। इसको मैंने चार्ज दे दिया, वही पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, इसकी रेडियस मान लो r1 a या a स्मॉल b जो भी होगी। फिर इसके चारों तरफ मैं दूसरा सिलेंडर लेकर आ गया, ये ले आया दूसरा सिलेंडर, ठीक है, ये दूसरा सिलेंडर ले आया। तो जब इसके चारों तरफ दूसरा सिलेंडर लेकर आया तो वो एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो नेगेटिव तो अंदर की तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव बाहर की तरफ चला जाएगा, और बाहर वाली सरफेस को क्या कर दोगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये क्या बन गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन गया। तो इस नेगेटिव चार्ज ने इस सिलेंडर का पोटेंशियल डिक्रीज कर देगा, और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ये बनाते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके लिए भी फॉर्मूले डराइव करने हैं और इसके लिए भी फॉर्मूले डराइव किए। थ्योरी में तुम्हारे नहीं है, एक्चुअल में थ्योरी में नहीं है, एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एक्सरसाइज के अंदर। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला डराइव किया है एक क्वेश्चन के अंदर, और एक क्वेश्चन के अंदर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला डराइव किया है। तो अपन इनको थ्योरी में ही काउंट कर लेंगे, ताकि आगे वो क्वेश्चन को करने तो पड़ेंगे ही भी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, चाहे वो यहाँ कर लो चाहे वो एक्सरसाइज में कर लो, तो अपन इनको थ्योरी में ही काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन भी पढ़ लेंगे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन भी पढ़ ली जाएगी। क्लियर है। तो ये अपने पास में 3 तरह के कैपेसिटर अपने देख लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब इन तीनों तरह के कैपेसिटर की डेरिवेशन अपन को देखनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ये 3 चीज़ें अपन को देखनी है, कल देखेंगे। बाकी यहाँ तक के टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं, तो ऐसा ही पढ़ते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट।